नंबर 2 चैप्टर नंबर 10 बीए में लास्ट लेक्चर में हमने मार्केटिंग प्रोसेस क्या था वो देख लिया था। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। आप एक बार फंक्शंस करोगे उसके बाद आपको मतलब प्रॉपर समझ में आएगा कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग प्रोसेस क्या होती है। तो इसके हमें फंक्शंस दिए हैं, हम डिटेल में सारे फंक्शंस देखेंगे। फर्स्ट है मार्केट रिसर्च, सेकेंड कलेक्शन ऑफ मटेरियल। पहले हम क्या करेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमें जो प्रोडक्ट बनानी है उसके अकॉर्डिंगली हम मटेरियल कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। अब हमें जो मटेरियल मिल गया, रॉ मटेरियल मिल गया, तो उसको हम क्या करेंगे, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स मतलब यूज कर सके इस तरीके से उसको कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन और उसके ग्रेड को हम ग्रेड देंगे प्रोडक्ट को। उसके बाद लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का लेबलिंग करेंगे। नेक्स्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, फिर प्राइस डिसाइड करेंगे। पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की पैकिंग करेंगे। स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। तुरंत तो ऐसा नहीं होगा जैसे हमने मैन्युफैक्चर किया और तुरंत हम उसको सेल कर देंगे, नहीं, हमें बहुत सारे स्टेजेस पे उसको स्टोरेज करना पड़ता है, तो उसके बाद हम स्टोरेज करेंगे। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, मतलब उसको हम ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा जहां पे कंज्यूमर को अवेलेबल हो, तो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। नेक्स्ट इंश्योरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, उस तरीके से हमें उसका ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल अरेंजमेंट। नेक्स्ट आएगा एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट को बेचेंगे। नेक्स्ट सेलिंग, उसके बाद हम सेलिंग करेंगे और सेल हो जाने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी हम देंगे। तो सारी जितने भी स्टेप्स हमने देखे सारे फंक्शंस किसमें कवर हो जाते हैं, मार्केटिंग प्रोसेस में, मार्केटिंग में कवर हो जाते हैं। सारे स्टेप्स वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है मार्केटिंग रिसर्च। The first and initial work in marketing is market research. First और initially जो first work कौन सा है, market research करना। Market research मतलब क्या? In a simple words, it can be said that it is a process of collecting information regarding consumer taste and preferences. सिंपल वर्ड्स में हम बोले तो मार्केटिंग रिसर्च क्या है, एक प्रोसेस है जहां पे हम क्या करते हैं, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इन अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन रिस्क इज हायर इन द प्रेजेंट डे। अगर हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है तो इसमें रिस्क भी बहुत ही इस प्रेजेंट डेज में बहुत ही ज्यादा होता है। इट इज एसेंशियल टू हैव नॉलेज रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, इसलिए हमें बहुत ही जरूरी है कि प्रोडक्ट बनाने से पहले हमें कंज्यूमर के क्या प्रेफरेंसेस है, मतलब कंज्यूमर को किस तरीके की प्रोडक्ट चाहिए उसका क्या हो, नॉलेज हो। वेदर द प्रोडक्ट विल बी एक्सेप्टेड और नॉट बाय अ कंज्यूमर, ऑन दिस बेसिस फ्यूचर फोरकास्ट कैन बी डन। मतलब हमें क्यों पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कंज्यूमर एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, वो हमें पता होना चाहिए और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, फ्यूचर फोरकास्ट मतलब फ्यूचर में कौन सी प्रोडक्ट बनानी है वो डिसाइड करेंगे। वी गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिमांड, प्राइस, कंपटीशन एक्सेट्रा। इससे हमें क्या मिलेगी, मतलब मार्केट रिसर्च करने से हमें वो उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी, हमें कितनी प्राइस रखनी चाहिए, क्या क्या कंपटीशन है, वो सारा नॉलेज हमें मिलेगा। फॉर दिस देयर आर अ नंबर ऑफ मेथड्स टू कलेक्ट डेटा, एग्जाम्पल क्वेश्चनियर मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड एक्सेट्रा। और ये सारी नॉलेज हमें कैसे मिलेगी, तो उसके लिए हमें डिफरेंट मेथड यूज करनी है जिससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते, जिससे हम नॉलेज ले सकते। कौन कौन से मेथड है यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, क्वेश्चनियर्स मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड। तो डिफरेंट मेथड आती है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, ये मेथड्स हम यूज करके, टेक्निक्स हम यूज करके मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या बोल रहे हैं, इन मैनी केसेस प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट डिफरेंट प्लेस एंड दे नीड टू कलेक्ट सेंट्रली विच इज नॉन एज अ कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट।
क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में हमें क्या करना पड़ रहा है कि जो हमें कोई भी एक प्रोडक्ट बनानी है, मैन्युफैक्चर करनी है, तो वो डिफरेंट प्लेसेस से हमें उसको कलेक्ट करनी है। एक जगह पे हम सारी चीज़ों को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये जो सारी डिफरेंट प्लेसेस से सारी जो चीज़ें हैं उनको कलेक्ट करना एक जगह पे सेंट्रली कलेक्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर आर स्क्रैटर्ड, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं। सम प्रोडक्ट्स आर सीजनली प्रोड्यूस, सम प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस ऑन अ स्मॉल स्केल एंड सम प्रोडक्ट्स नीड फर्दर प्रोसेसिंग एंड फॉर ऑल दीज रीजन प्रोडक्ट कलेक्शन इज रिक्वायर्ड। क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होती है वो सीजनल प्रोडक्ट होती है, सम प्रोडक्ट सीजनल होती है कि अमुक सीजन में ही, सम सीजन्स में ही वो बन सकती है। सम प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस ऑन स्मॉल स्केल, बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जो स्मॉल स्केल पे मतलब छोटे स्केल पे उसको बनाया जाता है। या सम प्रोडक्ट्स ऐसी होती है कि वो एक बार प्रोसेस हो जाए लेकिन उसको और आगे फर्दर प्रोसेसिंग की भी जरूरत होती है, वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होती। तो ऐसे डिफरेंट रीजन की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो प्रोडक्ट बनानी है उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ती है, कलेक्ट करनी पड़ती है एक जगह पे। तो कलेक्शन रिक्वायर्ड हो जाता है डिफरेंट रीजन की वजह से। तो सेकेंड हमें क्या करना है, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट करनी है। उसके बाद थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। इन मैनी प्रोडक्ट इट बिकम्स नेसेसरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग टू मेक इट कंज्यूमेबल। बहुत सारी प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि हमें एक जो रॉ मटेरियल हम लाए हैं या सेमी प्रोडक्ट्स होती है, फिर उसको फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत है उसको फाइनल प्रोडक्ट में बनाने के लिए, मतलब कंज्यूमेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए। दिस प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड एट द प्लेस वेयर रॉ मटेरियल इज स्टोर्ड। और ये प्रोसेस जनरली कहाँ की जाती है, जहाँ पे हम रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जहाँ पे स्टोरेज किया जाता है वहीं फैक्ट्री में ही ये प्रोडक्ट को बनाया जाता है। By making product consumable, its market value enhance। और उसके बाद जब हम उसको कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते, उसके बाद उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब उसके बाद हमें उसकी प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी मिलती है। केयर शुड बी टेकन टू सी वेदर द प्रोसेसिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग ऑफ सेरल्स, पल्सीज एंड राइपिंग ऑफ फ्रूट्स एक्सेट्रा। और हमें जब भी प्रोडक्ट बनाते हैं उस टाइम पे हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, केयर रखनी पड़ती है कि जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोसेसिंग हो रही है कि प्रोडक्ट बन रही है कि नहीं। जैसे एग्जांपल दिया है द क्लीनिंग ऑफ सेरल्स एंड पल्सीज, जैसे सेरल और पल्सीज बन जाते लेकिन उसके बाद हमारे तक आते आते उसको क्लीन किया जाता है, बहुत सारी चीजें उस पर प्रोसेसिंग होती है, तो वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं, क्लीनिंग प्रॉपर हुआ है कि नहीं, वो चेक करना पड़ता है। फिर जो फ्रूट्स होते हैं तो वो प्रॉपर राइप होने के बाद ही उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी होती है, तो वो प्रॉपर राइप हो जाते उसके बाद ही उसको बेचा जाता है, तो वो ध्यान रखना पड़ता है कि प्रॉपर राइप हुए कि नहीं फ्रूट्स। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ आ जाती है, हमें जो रॉ मटेरियल है उसको कंज्यूमर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। देन फोर्थ है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन। The product standardization is a process in which it is determined that how good should be. तो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है कि वो डिसाइड करता है कि एक गुड्स कैसा है, किस टाइप का है, मतलब द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग साइज, कलर, स्मेल, टेस्ट, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा आर दैट। मतलब स्टैंडर्डाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी हम डिसाइड करते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी साइज, उसका जो कलर, उसकी स्मेल, टेस्ट, उसमें कितने न्यूट्रिशन है, ये सारी चीजें कहाँ आ जाती है, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में। मैनी प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड गवर्नमेंट स्टैंडर्डाइजेशन टू। बहुत सारी जैसे फूड रिलेटेड अगर प्रोडक्ट्स है, मेडिकल रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स है, तो उसमें गवर्नमेंट की हमें क्या चाहिए, गवर्नमेंट स्टैंडर्डाइजेशन भी चाहिए, गवर्नमेंट की अप्रूवल भी चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर्स इज डन अलोंग विथ अ ग्रेडेशन।
और जो स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोडक्ट भी ग्रेडेशन के साथ साथ ही हमें करनी पड़ती है। ग्रेडेशन क्या होता है? इन ग्रेडेशन डिफरेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड डिफरेंटली, मतलब डिफरेंट क्वालिटी की प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं? ग्रेड कर देते, उसको डिवाइड कर देते हैं, क्लासिफाइड करते कि ये गुड क्वालिटी की प्रोडक्ट्स है, ये सेमी गुड क्वालिटी है, ये नॉर्मल क्वालिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेडेशन करते हैं। थ्रू दैट डिफरेंट प्राइसेस आर फिक्स्ड फॉर डिफरेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और स्टैंडर्डाइजेशन हो जाने के बाद, ग्रेडेशन हो जाने के बाद हम डिफरेंट प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, डिफरेंट क्वालिटी की। अप्रोप्रिएट प्राइस कैन बी चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर, और वो डिफरेंट क्वालिटी की प्राइस से हम उसकी अप्रोप्रिएट प्राइस भी ले सकते हैं। ड्यू टू प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन, कंज्यूमर डेवलप्ड फेथ ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडेशन की वजह से क्या होता है? जो कंज्यूमर है उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी पे क्या आता है? फेथ आता है, मतलब उसको पता चलता है कि अच्छा मैं जो प्राइस दे रहा हूँ जो क्वालिटी की, वो क्वालिटी मुझे मिलेगी। द ग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज डन इन इंडिया बाय मार्केट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डज इट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडिया में जो होता है तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए हम मार्केट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है, उसका हमें ग्रेडेशन लेना पड़ता है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन लेना पड़ता है। और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसके लिए हमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको हम शॉर्ट में BIS कहते हैं, उसका हमें क्या लेना पड़ता है? उसका स्टैंडर्डाइजेशन, हमें उसकी ग्रेडेशन के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, वहाँ पे हमें अप्रूव करवाना पड़ता है। तो फोर्थ हो जाएगा, उसके बाद हम स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन कर देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। द लेबल डिफरेंशिएट्स द प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोड्यूसर फ्रॉम दैट ऑफ अदर कॉम्पिटिटर्स। लेबल डिफरेंशिएट से क्या होता है कि हम हमारी प्रोडक्ट को दूसरे हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है उससे क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई, डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर कोई भी प्रोडक्ट ले ले तो उसके हम क्या करेंगे? उस पर हमारी ब्रांड डिसाइड करेंगे। लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट मतलब ब्रांड डिसाइड करना, नेम डिसाइड करना अपनी प्रोडक्ट का। लेबल इज अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। और लेबल क्या होता है? वो प्रोडक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है। कंज्यूमर आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट ओनली थ्रू द लेबल। और कंज्यूमर लेबल से ही जो प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। कंज्यूमर आर नॉट चीटेड बाय अ फेक प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ अ लेबल। और लेबल की वजह से कंज्यूमर को कोई फेक प्रोडक्ट नहीं मिलती, उसको चीट कोई नहीं कर सकता। एडवर्टाइजमेंट बिकम्स इजी बिकॉज ऑफ द लेबल प्रोडक्ट। और अगर लेबल प्रोडक्ट है तो उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ही इजी हो जाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले तो शॉप की बात करें तो डिफरेंट जो शॉप होते हैं उनके ब्रांड वैल्यू, उनके जो लेबल होते हैं उससे वो लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। लेबलिंग एंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी। लेबलिंग से क्या होता है? उसकी क्वालिटी भी हम एंश्योर कर सकते हैं। Often producer gives a name for the product which is known as a brand। और कभी कभी प्रोड्यूसर क्या करता है? जो प्रोडक्ट को एक नेम भी देता है जिसको हम ब्रांड बोलते हैं। जैसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमें पता है जिसका हमें ब्रांडिंग करते हैं, ब्रांड पता है कि उसको नेम दिया गया तो उसको ब्रांड बोलेंगे। ब्रांड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल, नंबर, प्रोड्यूसर्स नेम और अ डिजाइन। ब्रांडिंग हम बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हम उसको नेम दे सकते हैं, कोई सिंबल्स दे सकते हैं, नंबर्स दे सकते हैं। जैसे अगर हम ऐसा सिंबल करें राइट का तो हमें बताइए नाइकी ब्रांड का सिंबल्स है। 10 नंबर्स ले तो बहुत सारी प्रोडक्ट पे नंबर्स लिखे होते हैं जिससे हमें पता चलता है। प्रोड्यूसर्स नेम, कभी कभी प्रोड्यूसर अपना खुद का नेम ही यूज करते हैं। और अ डिजाइन, और कोई डिजाइन करते हैं जिस समय उसकी ब्रांड पता चलती है।
ब्रांड नेम इज केप्ट ऑन द लेबल ऑफ द प्रोडक्ट। और जो ब्रांड नेम होती है उसके लेबल पे, मतलब जो प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर क्या की जाती है, प्रिंट की जाती है, उसके ऊपर लेबल उसके ऊपर बनाई जाती है। नेक्स्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन। तब हमारा सारी चीजें हो गई, हमने प्रोडक्ट डिसाइड कर दी, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडेशन कर दिया, उसको लेबलिंग भी कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसकी प्राइस डिसाइड करनी होती है। तो प्रोड्यूसर ऑब्टेन्स वेरियस एस्टिमेशन ऑफ expenses regarding his production of goods, which includes production cost, product packing, insurance, distribution, advertisement, etc. तो उसके बाद प्रोड्यूसर को क्या करना है, उसकी प्राइस डिसाइड करने से पहले उसके जो वेरियस एक्सपेंसेस होते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स, उसका क्या लेना है, एस्टिमेशन लेना है, एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस। मतलब हम एक एस्टिमेट लेंगे कि हमें इतना इतना खर्चा होगा, क्योंकि अभी तो हमने प्रोडक्ट प्रॉपर बनाई नहीं है, तो हमें एग्जैक्टली क्या होगा वो नहीं पता होगा। तो हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन लेंगे रिलेटेड टू वो प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट, उसके बाद उसकी पैकिंग की कॉस्ट, इंश्योरेंस हमें कितना लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन उसकी कॉस्ट कितनी होने वाली, एडवर्टाइजमेंट हम क्या करेंगे। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस है उसकी हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन ले लेंगे। टू दिस बेसिक कॉस्ट प्रॉफिट कंपोनेंट इज एडेड टू डिटरमाइन द सेल प्राइस। अब ये हमारी एक बेसिक कॉस्ट आ गई, उसके बाद हम उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे कि हमें कितना प्रॉफिट रखना है, और उसके बाद प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सेल प्राइस मिल जाएगी। व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट ऑल्सो इज कंसिडर। और जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं तो हमें क्या करना है, जब प्राइस डिसाइड करने के पहले हम कॉस्ट तो लेने वाले ही है, लेकिन साथ साथ में उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या है वो भी हमें कंसिडर करनी है। और सेकंड, हमारा जो भी कॉम्पिटिटर्स है उसने उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखी है वो भी हमें ध्यान में लेनी है। प्राइस डिटर्मिनेशन शुड बी डन बिफोर पैकिंग बिकॉज इट इज अ मैंडेटरी टू प्रिंट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द पैक। प्राइस डिटर्मिनेशन क्या हो जाती है, बिफोर पैकिंग करना बहुत ही ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें कोई भी पैकिंग के ऊपर प्राइस लिखना क्या हो गया है, मैंडेटरी हो गया है। हमें कोई भी प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर हमें उसकी प्राइस लिखनी ज़रूरी है, मैंडेटरी है इंडिया में। तो हमें पता है कि हम अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो उसकी पैकिंग के ऊपर उसकी प्राइस लिखी होगी, MRP करके लिखा होता है। MRP का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब ये क्या है, मैक्सिमम प्राइस होती है, इससे ज़्यादा कोई भी रिटेलर ये इससे ज़्यादा प्राइस नहीं ले सकता, इससे कम ले सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। तो MRP का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज़्यादा कोई भी रिटेलर प्राइस नहीं ले सकता। और ये प्राइस हमें प्रिंट करनी कंपलसरी है पैकिंग से पहले। अब क्या आ जाएगा, पैकिंग द प्रोडक्ट। अब हमें प्रोडक्ट को पैकिंग करना है। पैकिंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट एज वेल एज अट्रैक्ट कंज्यूमर टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। पैकिंग से क्या होता है, पैकिंग से प्रोडक्ट को तो प्रोटेक्शन मिलता ही है, लेकिन साथ साथ में अच्छी पैकिंग से कंज्यूमर भी क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। The direction of use of the product is also sometimes written on the packing। बहुत सारी प्रोडक्ट पे इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, डायरेक्शन ऑफ यूज भी बहुत सारी प्रोडक्ट पे लिखा होता है, उसकी पैकिंग के ऊपर हमें लिखना पड़ता है। पैकिंग कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज अ गारमेंट फॉर द प्रोडक्ट। पैकिंग को हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो प्रोडक्ट का क्या है, गारमेंट है। पैकिंग मेक्स द यूज ऑफ अ प्रोडक्ट इजियर। पैकिंग से क्या हो जाता है, जो प्रोडक्ट है उसको यूज करना बहुत ही इजी हो जाता है। प्रोडक्ट्स कैन बी इजीली ट्रांसफर फ्रॉम अ वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू पैकिंग। और पैकिंग की वजह से हम जो प्रोडक्ट है उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। पैकिंग हेल्प्स टू प्रिजर्व प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इट्स फीचर
पैकिंग्स हमें हेल्प करती है कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो भी क्वालिटी, उसको फीचर्स वो हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको उसी मतलब उस फॉर्म में रख सकते हैं। कंज्यूमर बिकम्स अवेयर ऑफ द प्राइस फ्रॉम द पैकिंग इटसेल्फ। तो कंज्यूमर को क्या होना चाहिए, कंज्यूमर को प्राइस मतलब पैकिंग के साथ जो भी प्राइस है उसको पता होना चाहिए। डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर पैकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए हम डिफरेंट टाइप मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट मटेरियल्स यूज होता है पैकिंग के लिए। एग्जांपल्स दिया है पेपर, प्लास्टिक जार्स, टीन बॉक्सेस, ग्लास जार एक्सेट्रा। मतलब डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसी है तो उस तरीके से उसका क्या होता है, पैकिंग होता है। बहुत सारी चीजें पेपर में पैक होती है, बहुत सारी प्लास्टिक जार्स में होती है, टीन बॉक्सेस में होती है। जैसे अगर आपको रसगुल्ला या गुलाब जामुन पता हो तो वो टीन बॉक्सेस में पैक होते आते हैं। ग्लास जार्स होती है, प्लास्टिक जार्स होती है, उसमें बहुत सारी चीजें पैक होती है। तो वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, तो उस तरीके से उसकी क्या हो जाती है, पैकिंग हो जाती है। देन नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट। तो फिर स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट में हमें क्या करना है, इट इज एसेंशियल टू प्लेस अ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। ये क्या बहुत जरूरी है कि जब भी प्रोडक्ट की डिमांड होगी उसके बेसिस पे हमें प्रोडक्ट को क्या करना है, मार्केट में भेजना है। इट बिकम नेसेसरी टू बिल्ड अ बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। और साथ साथ में हमें जो गुड्स है उसकी डिमांड और सप्लाई को भी बैलेंस करना होता है। प्रोडक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर डिमांड। और प्रोडक्शन कैसे हम बनाते हैं, मतलब जैसे डिमांड होगी तुरंत हम प्रोडक्शन करेंगे ऐसा नहीं, फ्यूचर में कितनी डिमांड होने वाली है वो अज्यूम करके हम आज प्रोडक्शन करेंगे। दिस रिजल्ट इन द नीड ऑफ स्टोरिंग। और इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, स्टोरिंग करना पड़ता है, प्रोडक्ट को स्टोर करना पड़ता है। वाइल स्टोरिंग इट बिकम्स नेसेसरी टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और जब भी हम स्टोरेज कर रहे हैं तो उस पर हमें ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी हो वो क्या हो, मेंटेन हो। स्टोरेज मेक्स मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इजियर एंड हेल्प्स इन अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। स्टोरेज से क्या हो जाता है, जो प्रोडक्ट होती है उसकी मूवमेंट बहुत इजी हो जाती है और मार्केट में जब भी प्रोडक्ट चाहिए उस टाइम पे उसकी अवेलेबिलिटी भी हो जाती है। तो स्टोरेज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर यूज्ड टू एंश्योर constant supply of raw materials and to enable finished products to reach the कंज्यूमर। जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है वो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज हमें कॉन्स्टेंटली यूज करनी पड़ती है रॉ मटेरियल का सप्लाई करने के लिए, फिनिश प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स टेक प्लेस थ्रू रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। फॉर एग्जाम्पल, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ट्रांसपोर्ट कार्स इन कंटेनर्स। मतलब प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए हम डिफरेंट टाइप की ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यूज कर सकते हैं। जैसे रोडवे से हम कर सकते हैं, रेलवे से, वाटरवेज और एयरवेज से। डिफरेंट जो ट्रांसपोर्टेशन वे है हम वो यूज करेंगे। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो अपनी कार कंटेनर्स में लाइक वाटरवेज से वो क्या करती है, जनरली वाटरवेज से जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी कार को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। बड़े बड़े कंटेनर्स में अपनी कार ट्रांसपोर्ट की जाती है। नेक्स्ट है टेक इंश्योरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। इन अ प्रेजेंट टाइम number of risks arises while storing and transporting the product like a theft, fire, dacoit, loss due to riots, sinking of the product in water etc. अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारे क्या हो जाती है, रिस्क हो जाती है जब भी हम स्टोरेज करते हैं या प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। किस टाइप की रिस्क अराइज होती है, थ्रेफ्ट हो जाना, फायर हो जाना, डिकॉइट मतलब लूटफाट मच जाना, लॉस ड्यू टू राइट्स होने की वजह से मतलब जो हम
बोलते हैं तूफान होने की वजह से क्या हो जाता है, प्रोडक्ट लॉस हो जाती है, या जो प्रोडक्ट है वो वाटर में सिंक हो जाना, वाटर में चली जाना, पानी में चली जाना। वाइल ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सारे रिस्क होते हैं। प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर इंश्योर अगेंस्ट सच अ रिस्क, और जो भी प्रोड्यूसर है या डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो एजेंट होते हैं उनको ये रिस्क के अगेंस्ट क्या करवाना पड़ता है, अपनी प्रोडक्ट को इंश्योर करवाना पड़ता है। मॉडर्न प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस लाइक अ फायर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस, राइट इंश्योरेंस एक्सेट्रा। और अभी मॉडर्न टाइम्स में जो मॉडर्न प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो डिफरेंट टाइप के क्या लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं अपनी प्रोडक्ट के अगेंस्ट। फायर इंश्योरेंस लेते हैं, अगर स्टोरेज किया है तो फायर इंश्योरेंस लेते हैं, प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेते हैं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेते हैं, वाइल ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन में अगर कुछ हो जाए तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेते हैं, अगर थ्रू वाटरवेज अगर वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो मराइन इंश्योरेंस लेते हैं, रोडवेज जाता है तो राइट इंश्योरेंस लेते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस लेते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल अरेंजमेंट। तो फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल हैज टू बी अरेंज। और हमने जितने भी अभी तक की एक्टिविटीज देखी वो सारी एक्टिविटीज हम क्या करते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट में करेंगे, मार्केटिंग प्रोसेस में करेंगे। और ये सारी चीजें करने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल, मतलब डे टू डे के लिए हमें कैपिटल चाहिए। टू सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट वेल प्लान फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। और ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो, रॉ मटेरियल लाने के लिए चाहिए, पैकिंग करने के लिए चाहिए, तो जो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो वो सेटिस्फाइड हो, इसके लिए हमें प्रॉपर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लान करना पड़ता है। अ फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक अ डिसीजन ऑन हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर विच मार्केटिंग एक्टिविटी। और जो भी फाइनेंशियल मैनेजर होगा वो क्या करेगा, वो प्रॉपर डिसीजंस लेगा कि हमें कौन सी मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए कितनी फाइनेंस चाहिए, तो वो डिसाइड करेगा। एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, और कब कौन सी कितनी अमाउंट कौन से टाइम पे चाहिए तो वो डिसाइड करेगा। फॉर सर्टन सीजनल प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट आर रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर सीजन ओनली, एंड सो फाइनेंशियल अरेंजमेंट कैन बी डन वेल इन एडवांस। और बहुत सारी सीजनल प्रोडक्ट्स होती है तो उसके लिए हमें वो सीजन में ही एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगती है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट हमें क्या करना पड़ता है, एडवांस में हमें फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना पड़ता है। कि जैसे अभी समर आएगा तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि जो आइसक्रीम्स है या जो माजा और उस सब की हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि वो पर्टिकुलर सीजन में ही आती है। मार्केटिंग मैनेजर्स मेन ड्यूटीज आर टू क्रिएट अ फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी एट अ राइट टाइम एंड ऑर्गेनाइज एडवर्टाइजमेंट campaigns, distribution channels, branding of the product and market research etc. अब जो मार्केटिंग मैनेजर है उसकी क्या मेन ड्यूटीज होती है, तो उसको क्या करना है, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी उसको चाहिए एट द राइट टाइम पे। जब भी उसको एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स करना होता है, एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को जब भी देना होता है, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी होती है, मार्केट रिसर्च करनी होती है, तो उसके उस टाइम पे उसको क्या चाहिए, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी चाहिए। एंड टू सिंक्रोनाइज ऑल दिस एक्टिविटी, और उसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज है सारी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करने के लिए उसको क्या चाहिए, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी चाहिए। तो मार्केटिंग मैनेजर की मेन ड्यूटी में आता है कि जब भी उसको फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी चाहिए, मतलब फाइनेंस चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करवाए, फाइनेंशियल अरेंजमेंट करवाए। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। The advertisement strategy is based on the expected demand and availability of finance. एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी हम कैसे बनाते हैं कि जब भी डिमांड, किस टाइप की डिमांड होगी और अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, मतलब हमें फाइनेंस कितना अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी बनाते हैं।
The process and functioning of marketing depends on the type of product, strategy of advertisement of competitors, and the extent of effectiveness of media. जो मार्केटिंग है उसकी प्रोसेस और उसका फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोडक्ट की टाइप के ऊपर। स्ट्रेटेजी ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है उसकी एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रेटेजी कहाँ तक है, और एक्सटेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मीडिया, और जिस मीडिया से हम एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस की कहाँ तक है, उसके ऊपर हमारी एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस वर्क करती है। एडवर्टाइजमेंट कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स क्रिएटिंग डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट क्या करती है? हमारी प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करता है मार्केट में। दिस इज रीजन व्हाई आफ्टर एडवर्टाइजिंग the demand for such a products and service increases। और यही एक रीज़न है कि एडवर्टाइजमेंट के बाद हमारी जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसकी डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इन मोस्ट केसेस लोकल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन प्रूव्स टू बी मोर इफेक्टिव। और बहुत सारे केसेस में जो लोकल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हम करते हैं, लोकल एरिया में जब हम कैंपेन करते हैं एडवर्टाइजमेंट का, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इट इज एसेंशियल दैट प्रोडक्ट मस्ट रीच टू द कंज्यूमर फ्रॉम द प्रोड्यूसर प्लेस स्पीडीली एंड इकोनॉमिकली। तो बहुत ही सारे मार्केटिंग प्रोसेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक बहुत ही स्पीडी पहुंच जाए और साथ में इकोनॉमिकली प्राइस में भी पहुंचे। फॉर विच अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इज नेसेसरी। और इसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो एजेंट बोलते हैं, उसको अपॉइंट करना जरूरी हो जाता है। इन मोस्ट केसेस प्रोड्यूसर अरेंज दिस थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड एजेंसी फॉर एन एंटायर डिस्ट्रिक्ट और अ स्टेट एंड रिड्यूस द बर्डन ऑफ द सेल्स। और इसके लिए क्या करते हैं? प्रोड्यूसर एक सेंट्रलाइज एजेंसी के थ्रू उनकी प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे कोई पूरे स्टेट के लिए कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया या कोई डिस्ट्रिक्ट के लिए लिया, जिससे उनका सेल्स का बर्डन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट द सिस्टम ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिएटेड। और हमारी प्रोडक्ट की टाइप क्या है उसके अकॉर्डिंगली सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्रिएट की जाती है। If the demand of the product is very high and continuous in nature, then all the methods are adopted simultaneously। जैसे अगर हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है और कंटिन्यूस होती है, तो यहाँ पे सारी मेथड्स क्या की जाती है? यूज़ की जाती है। मतलब डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। इन द डिस्ट्रीब्यूशन शिप it is necessary that the product must reach to the wholesaler and retailer on time। अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशंस दिया है, बीच में बहुत सारे एजेंट है, तो नेसेसरी है कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो होलसेलर के पास पहुंचे, उसके बाद रिटेलर्स के पास ऑन टाइम पहुंच जाए। इन सम केसेस प्रोड्यूसर आर सेलिंग द प्रोडक्ट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। और बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स है वो अपने ही प्लेस ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहीं पे वो क्या करते हैं? सेलिंग भी करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट किस टाइप की है, उसकी डिमांड किस टाइप की है वो। नेक्स्ट इज सेलिंग। तो सेलिंग रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इन मार्केटिंग मैनेजमेंट इन विच द प्रोडक्ट इज हैंडेड ओवर टू द कंज्यूमर इन एक्सचेंज फॉर मनी। सेलिंग क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट में एक्सचेंज की प्रोसेस है जहाँ पे कंज्यूमर को प्रोडक्ट दी जाती है और एक्सचेंज में हम क्या लेते हैं? मनी लेते हैं। द रोल ऑफ अ मिडल मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेलिंग फंक्शन। और सेलिंग फंक्शन में जो मिडल मैन है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, होलसेलर, रिटेलर्स, उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मोर एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर कैन जनरेट अ मोर सेल्स। अगर अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे तो वो ज़्यादा सेल्स करेंगे। वेरी ऑफन द प्रोड्यूसर डायरेक्टली सेल्स द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। बहुत जगहों पे प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल्स करते हैं। पर्सनल सेलिंग इज अ मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ सेलिंग। और पर्सनल सेलिंग हम
चैप्टर में आगे देखेंगे तो पर्सनल सेलिंग सारी सेलिंग में सबसे ज्यादा इफेक्टिव सेलिंग माना जाता है। नेक्स्ट है आफ्टर सेल सर्विस। सेलिंग के बाद लास्ट आ जाता है आफ्टर सेल सर्विस। मार्केटिंग डज नॉट एंड विद द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट बट इट इंक्लूड्स to get a permanent and happy consumer, listen complaints from a consumer, replacement of defective product and service and repair product। मार्केटिंग सेलिंग के बाद खत्म नहीं हो जाता। मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेचने के बाद हमें हैप्पी और परमानेंट कंज्यूमर चाहिए। इसके लिए हमें कंज्यूमर की कंप्लेन सुननी पड़ती है, उनको जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो तो उसका रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, सर्विसेज देनी पड़ती है, प्रोडक्ट को रिपेयर करना पड़ता है। ये सारी चीजें भी मार्केटिंग में आ जाती है। फॉर सर्टन प्रोडक्ट्स डेमोन्स्ट्रेशन इज टू बी डन एट द रेसिडेंस ऑफ कंज्यूमर। बहुत सारी प्रोडक्ट में हमें क्या करना पड़ता है, कंज्यूमर की रेसिडेंट पे हमें क्या करना पड़ता है, डेमो भी देना पड़ता है। फॉर प्रोडक्ट लाइक एयर कंडीशनर, टेलीविजन, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, टेक्निकल नॉलेज इज एसेंशियल एंड अरेंजमेंट फॉर आफ्टर सेल सर्विस इज टू बी डन फॉर विच अ नेटवर्क शुड बी क्रिएटेड। जैसे एयर कंडीशनर, टेलीविजन, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, ऐसे प्रोडक्ट में हमें क्या करना पड़ता है, टेक्निकल नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें प्रोडक्ट बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज का अरेंजमेंट करना पड़ता है। इसके लिए हमें नेटवर्क भी क्रिएट करना पड़ता है कि उनको टेक्निकल नॉलेज दिया जाए, उनके रेसिडेंट्स पे उनको डेमो दिया जाए, उनकी जो भी क्वेरीज है उनको सॉल्व भी किया जाए। तो सेलिंग के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी मार्केटिंग में आ जाता है। तो मार्केटिंग प्रोसेस बहुत ही वाइड है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही वाइड है, जहाँ पे हमें मार्केट रिसर्च से लेके मतलब हमें कौन सी प्रोडक्ट बनानी है ये सोचने के साथ सेलिंग करने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी मार्केटिंग में कवर हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो मार्केटिंग प्रोसेस है वो टॉपिक कंप्लीट होता है, ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।